गुड माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को स्टोरी सुना रही रहती है कि अब उसका जन्म कैसे हो चुका रहता है और उसकी अस्थियाँ किस तरीके से खो जाती है, जिसकी वजह से अब वो इस दुनिया में आकर फंस चुकी रहती है। उसे मुक्ति चाहिए रहती है, लेकिन अब उसे मुक्ति नहीं मिलने वाली थी क्योंकि उसकी अस्थियाँ खो चुकी रहती है। पर तनिषा उसके साथ उसकी मदद करती है और किस तरीके से उसके गुनहगार को पता करने में लगाते हैं। सबसे पहले वो लोग ड्राइवर्स को ढूंढते हैं, जिस ड्राइवर्स ने जो पैसे के चक्कर में उन लोगों को मारा। और उसके बाद वो लोग एकदम अपने असली कातिल तक पहुंचते हैं। असली कातिल तक पहुंचते हैं तो रात के 2:30 बज रहे रहते हैं। और असली कातिल को वो जब मार रही रहती है तभी तनिषा बीच में आती है और बीच में आकर बोलती है कि तुम मेरे डैड को क्यों मार रही हो। और ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, नैना मॉम भी देख रही रहती है। और उसके डैड बोल रहे थे स्मृति मुझे मार रही है। तभी वो बोलती है कि तुम्हारे डैड ही रियल कातिल है, तुम्हारे डैड ने ही मुझे मरवाया है। अब उसके आगे तनीषा वहाँ पे शॉक हो जाती है, वो टर्न होती है, बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या स्मृति, मेरे डैड तुम्हें क्यों मारेंगे। तभी वो कहती है कि पूछो ना अपने डैड से, वो तो मेरी बात नहीं सुन सकते ना, लेकिन बोल तो सकते हैं ना, तुम पूछो ना। तभी तनीषा बोलती कि जरूर, क्यों नहीं पूछूंगी, मैं इस बात पे थोड़ी ना पीछे हटूंगी। मैं तुम्हारे कातिल को हमेशा से सजा दिलवाऊंगी। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, चाहे कोई भी हो। तो कहती है अगर कोई भी है तो पहले पूछो अपने डैड से कि उन्होंने मुझे क्यों मारा। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है, टर्न हो जाती है। जैसे ही उसका जो स्मृति की जो तनिषा होती है, वो तनिषा जो होती है वो एकदम से अपने डैड की तरफ देखती है और कहती है डैड, क्या आपने स्मृति को मरवाया है। तभी उसके डैड एकदम से खड़े होते हैं और कहते हैं कि तनिषा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जिस जिस आदमी ने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट किया वो क्यों मरवाएगा उसको। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। स्मृति स्मृति की क्या आत्मा यहाँ सच्ची में है, मतलब वही वही मेरे साथ ये सब कर रही है। तभी तनिषा कहती है कि हाँ पापा, वही सब कुछ कर रही है, लेकिन वो शांत नहीं होगी, वो आपको मार डालेगी अगर आपने सच नहीं बोला तो। क्या आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्या सच्ची में आपने मारा है या ये सिर्फ गलतफहमी तो नहीं है। हो सकता है उसे गलतफहमी हुई होगी, आप बताइए। तभी उसे डैड कहते कि हाँ, उसको गलतफहमी हुई है, वो बिल्कुल गलतफहमी है। मैं क्यों करूँगा ऐसा। मैं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता। मैंने मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और ऐसे बोलती है। तभी तनिषा जो रहती है वो साइड में होकर स्मृति को देखने की कोशिश करती है, पर स्मृति नहीं दिखती। स्मृति जो रहती है वो सूरज के पीछे खड़ी रहती है और सूरज को इतनी जम के वो उसके अपनी जो मुक्का होता है उससे वो इतनी जम के उसके पीठ पे मारती है कि वो जम के गिरता है। और अब जो कांच की वहां पर जो टेबल रखी रहती है उस पर उसका सर फूट जाता है। तभी वो चिल्लाती है तनिषा, स्मृति तुम क्या कर रही हो। तुम तुमसे मैं इतना प्यार करती हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरे डैड को मारोगी, तुम शांत हो जाओ। तभी वो कहती है जब तक तुम्हारे डैड सही चीज को कबूल नहीं करेंगे, अपने गुनाह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ऐसे ही मेरे साथ मार खाएंगे। तुम्हें पता है ना कि मेरे अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। मैं नहीं छोड़ सकती। मैं अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी, मैं खुश थी तुम्हारे साथ रहने के लिए, और मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली गई। और तुम्हें ये लग रहा है कि मैं यहाँ शांत होकर तुमसे पूछूंगी। नहीं, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी तनिषा। तुम इनसे पूछ रही हो तो पूछो, वरना मैं अपने तरीके से पूछूंगी। तभी वो एकदम से आ रही रहती है। और वहां से जो एकदम से क्या बोल सकते हैं कि जमकर टेबल होता है, वो छोटा सा टेबल नहीं आता, स्टूल जिसको कहा जाता है, वो स्टूल उठा के उसके ऊपर मारने ही वाली रहती। तभी तनिषा एकदम से आके बोलती कि रुको, मत मारो। और ये सारी चीजें नैना मॉम देख रही रहती है। नैना मॉम को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो हवा में उड़ता हुआ स्टूल देखती हैं तब उन्हें समझ में लगता है कि स्मृति आई है। तभी नैना मॉम बोलती है स्मृति बेटा, तो क्या तुम मुझे सुन सकती हो। तभी तनिषा बोलती है कि हाँ मम्मा, वो आपको सुन सकती है, बोलो आप उनको। तो कहती है तो बेटा मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पा रही हूँ। तभी वो स्टूल को वहाँ साइड में फेंकती है और कहती है अपनी मम्मी को बोलो, नैना मॉम को बोलो कि मुझे सिर्फ देख वही सकता है जिसकी नीयत पूरी साफ हो। जिसकी नीयत में खोट होगा वो मुझे नहीं देख सकता। तो तभी तनिषा कहती है तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरी मम्मी की नीयत में भी खोट है। तो कहती है
कि तुम्हारी मम्मी भी जानती है कि सूरज पापा ने ही मुझे मारा है, पूछो तुम्हारी माँ से। तभी वो टर्न होती है और कहती है, मम्मा क्या क्या स्मृति को मारने वाले मेरे डैड हैं? क्या आप ये बात जानती हैं? तभी नैना मॉम कहती हैं, हाँ, तुम्हारे डैड दुनिया के सबसे झूठे इंसान हैं। कभी वो कन्फेस नहीं करेंगे कि उन्होंने स्मृति को मारा है। बट ये चीज़ मुझे पता चल गई थी उसी दिन, जिस दिन जिस दिन स्मृति के डैड आकर रो रहे थे और कह रहे थे, और तब तुम्हारे पापा का सबसे पहले रिएक्शन ये था कि तुम यहाँ कैसे हो, तुम्हें तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया उससे मुझे ये समझ में आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। काली दाल है यहाँ पर, और दाल बहुत ज़्यादा काली है। पर सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या क्या सबसे ज़्यादा जम के खटका? तो वो उसी तरह देख के बोलती, क्या? कि जब मैंने इनसे मिलने के लिए वो ड्राइवर्स को आते हुए घर की तरफ देखा, इनसे मिलने के लिए वो कुछ ड्राइवर्स आए थे और वो वहाँ से इन्होंने जाने के लिए कह दिया था। यहाँ से इनसे कुछ आदमी मिलने आए थे, वो शायद वो ड्राइवर्स थे या वो ठेका लेने वाले आदमी थे, वो थे, और इन्होंने उसको भगा दिया था। उसके बाद से ये बहुत से घबराए से रहने लग गए। पुलिस भी जब इनके पास आती थी ये बहुत घबराए से स्टेटमेंट देते थे। कहीं ना कहीं मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये वही थे। और आज जब स्मृति इनको मार रही है तो मुझे यकीन हो चुका है कि इन्होंने ही मारा है। मेरा शक था, बट जहाँ तक अब है कि इन्होंने ही किया है। तभी स्मृति उसी तरह देख के बोलती है, तुम नैना मॉम, आपने मुझे बचाने के लिए कोई कुछ किया क्यों नहीं? तनिषा बोलो उनको। तनिषा बोलती है, स्मृति कह रही है, मम्मा जब आपको सब सच्चाई बताती तो आपने बताई क्यों नहीं? तो कहती है, क्या बताती मैं? क्या बताती मैं? स्मृति तुम तो चली गई ना, मुझे इस आदमी के साथ रहना था। ये मेरा सुहाग है, मैं इसकी बीवी हूँ, मैं इसे कैसे मरने दे सकती हूँ? इन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया। एक छोटी सी बच्ची को मारना बहुत ज़्यादा गलत था, बट अपने ही सुहाग को उजाड़ना, ये इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। तभी नैना मॉम बोलती, सब स्वार्थी रहते हैं, सबके सब स्वार्थी होते हैं। तभी स्मृति एक बात कहती है। तभी तनिषा टर्न होती है, अपने डैड की तरफ देख के बोलती है, मुझे ये बताइए कि आपने स्मृति को क्यों मारा? अब आप मुझे सच सच बताएंगे, और अगर आपने मुझे सच नहीं बोला तो मैं स्मृति को रोकूंगी नहीं। स्मृति आपके साथ कुछ भी कर सकती है, वो आपको कुछ भी करेगी। आपने स्मृति को क्यों मारा? तभी वो एकदम से बोलता है, अरे मैंने स्मृति को कभी मारा ही नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, और ना मैंने उसे कभी मारने के लिए कुछ कहा था। मैंने ड्राइवर्स को पैसे दिए थे, ये बात सच है, बिल्कुल दिए थे मैंने ड्राइवर्स को पैसे। मैं रामलाल को मारना चाहता था, मैं इसके बाप को मारना चाहता था, स्मृति के। तभी स्मृति बोलती है, वो भला क्यों? उनकी क्या गलती थी इन सब चीजों में? तभी वो बोलते हैं कि तो स्मृति के डैड को क्यों मारना चाहते थे आप? उसमें उनकी के इन सब की चीजों की क्या गलती थी? तभी कहते, गलती? एक नौकर मेरी बराबरी करेगा, एक नौकर मेरा समधी बनेगा, एक नौकर नीच जात वाला इंसान मेरे सामने खड़े होकर अपने सीना चौड़ा करके रहेगा, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझसे। मुझे हर दिन चुभ रहा था वो आदमी देखकर, मैं उससे बदला लेना चाहता था। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी उस दिन गलती कर दी थी कि जिस दिन इसकी माँ मरी थी और इसको मैंने जॉब से निकाला नहीं, उल्टा अपने ही यहाँ पे नौकर की तरह रख दिया, और यही मेरे छाती पे चढ़ के नाचने लगा। यही चीज़ मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मैं नफरत करने लगा था। आजकल मैं कहीं पर भी जाता था तो लोग मेरी तरफ देखते थे और कहते थे कि एक ड्राइवर का बेटी के साथ
तुम्हारा अफेयर चल रहा है। 2-3 लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका था और वो लोग हंसते थे मुझे कि एक नौकर अब तुम्हारा समधी बनेगा, एक नौकर तुम्हारा समधी बनेगा। इतने बुरे दिन आ गए, इतने बुरे दिन आ गए और लोग मुझे टॉर्चर करने लग गए थे। मेरा मानसिक संतुलन खो सा गया था। मुझे उसकी शक्ल देखते से ही नफरत होने लग गई थी, मुझे घिन आने लग गई थी, मुझे गुस्से का मार हो गया था। और मैंने उस दिन डिसाइड किया कि उस दिन अपने काम के लिए उसको भेज दूंगा और भेजने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट करा दूंगा और उसके बाद मैं स्मृति को भी ठिकाने लगा दूंगा। स्मृति को तो मैं उस समय मार भी नहीं सकता था क्योंकि मेरी बेटी की जान उसमें बचती थी। तुम अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आई थी, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी, अगर स्मृति को कुछ मार देता या मैं कुछ कर देता तो तुम रह नहीं पाती। पर मैंने स्मृति को कभी मारने की नहीं सोचा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए तब भी हाँ नहीं बोल रहा था। तब मुझे इतना पता था कि जैसे इसके बाबा की डेथ होगी ये आधी कमज़ोर उसी तरीके से हो जाएगी और फिर वक्त और माहौल देकर मैं इसे भी ठिकाने लगवा दूंगा और तब तक मेरी बेटी के साथ उसका अटैचमेंट भी कम हो जाएगा और मेरी बेटी की तबीयत भी सही हो जाएगी। पर मुझे क्या पता था कि वो रामलाल तो बच जाएगा और स्मृति मर जाएगी। मैंने स्मृति को मारने की कभी कोशिश नहीं करी। की सारी बात सुनकर स्मृति पीछे होती है और तनिषा चुपचाप साइलेंट होती है और साइलेंट में होने के बाद कहती है, तो आपकी नफरत कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आपको इंसान और इंसानियत में कुछ फ़र्क ही नहीं दिख रहा था। आप गलत कर रहे थे। आप इतने ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकते हो कि आप उसे मारने के लिए चले गए। आप उनको आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपको नहीं मारना चाहिए था। तो कहती है कि नहीं, उस समय नफरत की आग कुछ ज़्यादा ही पड़ी थी। आज मुझे रियलाइज़ होता है कि उस समय मुझे उसके साथ वो नहीं करना चाहिए था और अनजाने में ही सही स्मृति चली गई। ये बात सुनकर स्मृति को इतना गुस्सा आता है कि स्मृति वहाँ से इतनी जम के एक डंडा उठाती है और डंडे से उनको मारने ही जा रही थी। तभी तनिषा बीच में आती है और उस डंडे को पकड़ती है और कहती है, स्मृति, तुम्हारे सच को कन्फेस करना था, वो मैंने करवा दिया। तुम ऐसे नहीं मार सकती हो, मेरे डैड को इस तरीके से नहीं मार सकती हो, तुम मेरी बात सुनो। तभी स्मृति जो होती है वो तनिषा को कहती है, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हें क्या समझ में आएगा, मेरे बाबा को तक मारने की कोशिश करी, मेरे डैड को मारने की कोशिश करी इन्होंने, तो मैं तो मारूंगी इनको। तभी वो कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम बहुत समझदार हो, प्लीज़ मत करो ऐसा। तो कहती है, नहीं समझदारी दिखानी, मुझे बस अपना बदला लेना है, मैं जिस चीज़ के लिए तड़प रही हूँ वो करना है। तभी तनिषा उसके पैरों में गिरती है और कहती है कि ज़िंदगी में अगर तुमने कभी मुझसे मोहब्बत करी होगी तो इनकी सज़ा इनको पुलिस देगी, तुम छोड़ दो प्लीज़। तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है, तनिषा, पुलिस भी क्या सज़ा देगी, कमिश्नर तक तो इन्होंने पैसे खिला कर रखे हैं, इन्हें कोई सज़ा नहीं मिलने वाली है। तो कहती है, तो मैं इनको सज़ा दूंगी, पर तुम मत दो प्लीज़, प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तनिषा पैरों में गिरते हुए माफ़ी मांग रही रहती है स्मृति के। स्मृति थोड़ा पीछे उठती है और वो भी घुटनों में बैठती है और उसके पास आकर तो वो कहती है कि नहीं, तुम क्या सजा दोगी, स्मृति कहती है। तभी तनिषा कहती है कि मैं उसे सजा दूंगी, मैं दूंगी, तो मुझे विश्वास तो करो। तो कहती है, तुम नहीं दे सकती हो सजा क्योंकि तुम कहीं ना कहीं अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और एक बेटी अपने पिता को कभी सजा नहीं दे सकती। मुझे देने दो, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। तो वो कहती है, तनिषा, और झुकती है बोलती है, स्मृति तुम मुझसे प्यार करती हो ना। तो स्मृति कहती है, बेहद 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 बेहद। तो कहती है, तो मेरी मोहब्बत के खातिर माफ कर दोगी, प्लीज माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इनकी सजा अगर तुमने नहीं दी है, जिस ऊपर वाले पे तुम विश्वास करती हो वो इनको सजा देगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने हाथ गंदे मत करो इनको मार कर, प्लीज मत करो। तुम एक बहुत प्योर सोल हो, तुमने अगर ये काम किया तो इस पे एक
तुम पे लग जाएगा, और तुम इतनी प्योर सोल पर एक दाग लगना बहुत गलत है। तुम ये काम प्लीज मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम जितनी पवित्र हो तुम उतनी ही पवित्र रहो, अपने गंदे हाथ मत करो। और ऐसे बोलकर जो तनिषा रहती है वो स्मृति के सामने रो रही रहती है। स्मृति भी इतनी भावुक हो जाती है कि वो तनिषा का हाथ पकड़ते हुए उसे नीचे करते हुए दोनों एक दूसरे से अपना सर लगाकर इतना रो रहे रहते, इतना रो रहे रहते हैं। तभी उनका जो पिता रहता है वो ये सब देख ही रहा रहता है, और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी स्मृति बोलती कि जाओ, तुम्हारे डैड भाग रहे हैं। कहती है वो नहीं भाग सकते, वो कुछ नहीं भाग सकते, मुझ पे विश्वास करती हो ना? अगर प्लीज मत मारो, मुझे मेरे डैड से इतना लगाव नहीं है जितना मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें पता है तुम एक बहुत पवित्र सोल हो, अगर तुमने ये चीज गलत कर दी तो तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। और मैं तुमसे एक चीज चाहती हूँ। तभी स्मृति बोलती है क्या? स्मृति, तुम्हारी अस्थियां मेरे हाथों से मिसप्लेस हो गई, वो कहीं चली गई। इसकी वजह से मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दिला पाऊंगी, उसके लिए मैं तुमसे बेहद माफी मांगती हूँ। लेकिन जब तुम इस धरती पर अब जब रहोगी तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी, जितना मैंने तुम्हें प्यार किया है, जितना मैंने तुम्हें सही राह पर दिखाया है, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वही चीज तुम दूसरों के लिए भी करो। तुम दूसरे को सही राह दिखाओ, दूसरे इंसान को करो। एक एक ऐसी सोल के पास जाओ जो प्योर पूरी पवित्र हो, जिसकी पूरी पवित्र सोल ही तुम्हें देख सकती है। और वो इंसान के पास जाकर तुम्हें उसका भला करना है। और जब तक तुम इस धरती पे रहोगी मेरे खातिर ये चीज करोगी सबके लिए। तुम हर पल धरती पे रह के मेरे डैड से बदला लेने के लिए मत सोचना। तभी तभी स्मृति तनिषा की तरफ देख के बोलती है, तुम्हारे साथ रह के बहुत स्मार्ट हो गई हो ना मैं? क्या तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं? तभी तनिषा रोते हुए से कहती है कि हाँ, मैं तुमसे यही कह रही हूँ कि तुम्हें इस घर से और यहाँ से दूर जाना होगा, और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आना होगा। क्योंकि अगर तुम यहाँ रही और मेरे करीब भी रही तो तुम्हें हर पल यही चीज लगेगी कि तुम अपने मौत का बदला नहीं ले पाई। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो, और जब अगर तुम मुझसे दूर होगी तभी होगा, तभी मेरे बाबा सेफ हो पाएंगे। अगर तुम हर पल यहाँ रहोगी, किसी दिन भी तुम्हारी दर्द और तुम्हारा गुस्सा बढ़ा तो तुम कर दोगी। और वैसे भी मैं अपने बाबा के साथ अब नहीं रह सकती, मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ जिस इंसान ने मेरी ही मोहब्बत का गला घोट दिया है। मैं इन्हें छोड़ के वैसे भी जा रही हूँ, मैं और मेरी माँ अब यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे, हम इन्हें छोड़ देंगे। और ये सुनने के बाद जो स्मृति रहती है वो तनिषा की तरफ देख रही रहती है, और वो बोलती है कि क्या तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं? तो कहती है कि हाँ, तुम्हें दूर होना होगा, और साथ ही साथ मुझसे वादा करो कि इस हवेली के आसपास भी तुम कभी नहीं आओगी, और जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुम वहाँ पर भी कभी नहीं जाओगी। क्योंकि तुम वहाँ कहीं पर भी कभी भी गई तो तुम्हें वही चीज़ याद आएगी कि तुम अपनी मौत का बदला नहीं ले पाई। प्लीज मैं तुमसे वादा चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से दिल्ली जा रही हूँ और तुम वहाँ पे मेरे साथ नहीं आ सकती हो, तो तुम इस हवेली या आसपास कहीं नहीं दिखनी चाहिए। इतना तो मेरे लिए कर दो, इतनी तो मोहब्बत मैंने तुमसे करी है, मेरा लिए इतना तो कर सकती हो। स्मृति उसे सारे वादा कर देती है और चुपचाप वहां से उठकर वहां से चली जाती है। तभी वहां से जो सूरज बाबा जो भागकर गया था वो एक्चुअली में भागकर ना एक जगह पे जाकर छुप गया था। वो फिर धीरे से आता है और कहता है कि थैंक यू बेटा, मुझे बचाने के लिए। मैं तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, देख मैंने उस दिन उसे मारना नहीं चाहा था, वो गलती से हुआ था। तभी जो तनिषा रहती है
वो उनके अपने पिता के सामने जाती है और पहली बार इतना जोर का थप्पड़ अपने पिता को लगाती है और कहती है कि ये थप्पड़ स्मृति की तरफ से है, ये थप्पड़ स्मृति और मेरी मोहब्बत का है। जो आपने जो किया उसका कोई भरपाई नहीं कर सकती। जिंदगी भर वही दर्द आप सहन करोगे जो दर्द स्मृति के बाबा कर रहे हैं। आपके लिए आपकी बेटी होकर भी मर चुकी है और आपको कभी नहीं मिलेगी। और आपने क्या कहा था कि आप तुच्छा महसूस नहीं करना चाहते थे, गिरा हुआ नौकर के जैसा फील नहीं करना चाहते थे। नौकर के जैसा क्या, स्मृति के बाबा जैसा क्या, उससे भी बदतर फील करोगे तुम। आप उससे भी ज़्यादा बदतर फील करोगे, क्योंकि मैं और माँ आपको छोड़ के जा रहे हैं। और ये कहकर कि वो उसका हाथ पकड़ते हैं और फिर स्मृति जो होती है वो तनिषा होती है, वो टर्न होती है और कहती है मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया सिर्फ और सिर्फ आपकी बेवकूफ़ी और आपकी जेलसी और आपके नीचपने से। तो आज आप वही चीज़ जिसके लिए आपने ये सब किया था ना, वही चीज़ आप भुगतोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के बाद आपको अपनी बेटी की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। हम कल ही यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं। और ये बोलकर तनिषा जो रहती है अपनी माँ का हाथ पकड़ के जाती है। और करीब ये सब चीज़ें सुबह 4 बजे के अराउंड हो ही रही रहती है। तो ये लोग ना पूरी पैकिंग कर लेते हैं और 8-9 बजे की जो रहती है उससे चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब स्मृति को जो ये वादा दिया जाता है उससे वो ये सब चीज़ें चली जाती है। और ये सारी कहानी स्मृति जो रहती है वो रूहानिका को बता रही रहती है। अब उसके आगे रूहानिका उसकी तरफ देख के बोलती है कि तो तुम उस कभी इस देहरादून में वो हवेली में तुम कभी गई नहीं हो, और वो हवेली कहाँ पर है? तभी रूहानिका उसकी तरफ देख के बोलती है, रूहानिका की तरफ स्मृति देख के बोलती है उस हवेली से तुम्हें क्या लेना देना, वो हवेली अब खंडर बन चुकी है। कहते हैं कि उस हवेली में कुछ नहीं हुआ, उस हवेली में ही लोगों ने अपनी जान खो दी। तो कहती है मतलब, तो कहती है तनिषा के जाने के बाद कुछ 1 से 1.5 महीने के बाद खबर ये आई थी कि उसमें ही सूरज बाबा को हार्ट अटैक आया और उन्होंने अपनी जान खो दी। और उस ड्यूरेशन में स्मृति वहाँ पर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसने वादा किया था तनिषा को। लेकिन ये सारी उड़ती हुई खबर उसके पास पहुँच चुकी थी और अब ऐसा है कि तनिषा कहाँ पर है, क्या कर रही है, उसे कुछ भी नहीं पता। तो रूहानिका उसी तरफ देख के बोलती है ओके। तभी स्मृति बोलती है क्या सीखी तुम मेरी ये कहानी से? तो रूहानिका उसी तरफ देख के बोलते हैं कि मैं बस यही सीखी कि आप बहुत काइंड हार्टेड होना चाहिए, लोगों को फॉरगिव करना चाहिए, ये सब। तो स्मृति उसी तरफ देख के बोलती है नहीं, तुम्हें मेरा सिखाने का सिर्फ सबसे बड़ा मोटिव ये था कि ज़िंदगी में जिस तरीके से तनिषा ने मुझे बहुत ज़्यादा काबिल बनाया था, उसी तरीके से उसने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि मैं ज़िंदगी में उन उन सोल के पास जाऊं जो बिल्कुल पवित्र हो, जो मुझे देख सकें, और जो मुझे देख सकती हैं उनकी ज़िंदगी में जाकर मैं उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छे से वेल डेवलप करूं, उनको एक खुशी वाली ज़िंदगी दूं, उन्हें काबिल बनाऊं। और वही चीज़ मैं तुम्हारे पास करने के लिए आई थी। मैं अपना वादा पूरा कर रही थी जो मैंने अपनी मोहब्बत से किया था। इसी ड्यूरेशन में रूहानिका, इतने सालों तक तुम्हारे साथ रह के मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर तुमसे अटैचमेंट हो गया। लेकिन यही चीज़ अटैचमेंट आगे जाके तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। तुम्हारी बहुत बड़ी ज़िंदगी है, इस अटैचमेंट को अपनी लाइफ मत समझो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि कभी कभार मोहब्बत में ओवर कॉन्फिडेंट होना कि हम सब देख लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, हम बहुत कैपेबल हैं, हम कर लेंगे, हम दुनिया से लड़ लेंगे, हम में इतना दम है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कहने वाले ही लोग अक्सर जब मोहब्बत से लड़ना होता है तब वो कमज़ोर हो जाते हैं और लड़ नहीं पाते।
तनिष्का की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने अपने प्यार पे इतना ओवर कॉन्फिडेंट कर लिया। उसे लगता था कि वो अपने बाप से लड़ सकती है। उसे लगता था कि वो दुनिया की इतनी कैपेबल लड़की है कि वो पूरी दुनिया से लड़ सकती है और लड़कर सब कुछ हासिल कर सकती है। यही एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से मैं इस मोड़ पे आके खड़ी हो गई। अपने प्यार पे विश्वास करो, पर अपना प्यार अगर आपको विश्वास दिलाते हुए गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मुझे इंट्यूशंस आ चुके थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी मोहब्बत में अंधों की तरह घूमती रही और अपने ही इंट्यूशन से अपने ही चीज़ों पे पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और आज मैं इस मोड़ पे आके खड़ी हो गई कि एक सोल बन गई, एक ऐसी आत्मा बन गई जाके। तो ये चैप्टर का सबसे दूसरा रीज़न था। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये था कि मोहब्बत में सामने वाले की खुशियाँ इम्पोर्टेंट होती है, सामने वाले के लिए जीना इम्पोर्टेंट होता है। मोहब्बत में पाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मोहब्बत में खोना इम्पोर्टेंट होता है। और मोहब्बत में सामने वाले की खुशियाँ देखकर अगर आपका सबसे बड़ा दुख है या आपका सबसे बड़ी चीज़ें हैं, आप उसे भी भूल जाते हो। मेरे लिए तनिष्का से दूर होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। अगर मैं आत्मा भी बनी थी तो मैं हमेशा से उसके साथ अटैच होना चाहती थी। पर जब मेरी मोहब्बत ने मुझसे ये चीज़ मांगी कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि तुम जब तक मुझसे मेरे पास रहोगी तुम अपने ही दुख को बढ़ावा दोगी। और ये मेरी मोहब्बत ने ये चीज़ समझी, उसको समझ में आया तनिष्का को कि अगर मैं जिस पल पल यही रहूँगी तो मैं हर बार यही सोचती रहूँगी कि तनिष्का ने अपनी मोहब्बत में भी पार्शियलिटी करी, अपने बाप को बचाने के लिए उसने मुझे ये किया। पर तनिष्का यहाँ सही थी, कर्मों का फल हर किसी को देना पड़ता है। उसके बाद 2 महीने बाद सूरज पापा की बहुत जम के हार्ट अटैक हुई और उस वजह से वो चल बसे। तो खुदा ने भी इंसाफ किया और इस 2 महीने में वो बहुत टॉर्चर हुए, बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा हुआ। ये चीज़ मुझे नहीं पता चली, पर ये बात सच था कि ऊपर वाला इंसाफ करता है, बस उस इंसाफ के लिए हमें वेट करना रहता है। और मेरी मोहब्बत ने मेरे दर्द को समझ के मुझे उस दर्द से जुदा किया, मेरे बारे में सोचा। तो मोहब्बत में कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकते हैं। तो रूहानी का तुम्हें समझ में आया कि ये कहानी मैंने तुम्हें इसलिए बताई थी कि मोहब्बत में कभी सेल्फिश ना बनो, सामने वाले का भी भला सोचो। पहली चीज़, मोहब्बत में जो वादे किए जाते हैं उसे निभाया जाता है, और उस निभाने के लिए चाहे तुम्हें अपना सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ी चीज़ों को भी खोना पड़े तो उसके लिए भी काइंड हार्टेड रहो। और तीसरी चीज़, मोहब्बत में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, मोहब्बत में कभी भी अपने इंट्यूशंस को भूलते नहीं हैं, कभी भी ब्लाइंडली नहीं होते हैं, अंधापन अपनी मोहब्बत में नहीं दिखाते हैं। ये 3 चीज़ें मैं तुम्हें अपनी स्टोरी से सुनाना चाहती थी। हमारी मोहब्बत बहुत अच्छी थी और यही था। ये सारी बातें जब रूहानी का सुन रही रहती है तो कहती है कि हाँ, मुझे समझ में आया, थैंक यू तनिष्का। उतनी देर में उनके डोर में एक नॉक नॉक होती है और नॉक नॉक होने के बाद उधर परी आती है और परी आकर बोलती है कि तेरी आंखों में इतने ज़्यादा आंसू कैसे गिर रहे हैं, तुझे क्या हो गया है। तभी वो उसे बताती है कि यार मुझे ना स्मृति ने पूरी स्टोरी बताई उसकी लाइफ की, कि वो कैसे यहाँ पर फंस गई थी और क्या हुआ उसके साथ। तभी वो उसे कहती है कि यार तू सच्चे में साइकियाट्रिस्ट की तुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परी कहती है। तभी वो कहती है कि नहीं यार, मेरे को साइकियाट्रिस्ट की क्यों ज़रूरत है। तो कहती है कितने सालों से तू हमेशा स्मृति स्मृति करती है, यार स्मृति तेरे साथ क्यों रहेगी, क्या आत्मा है और ये क्या है, और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सारी चीज़ें सच है। तभी स्मृति बोलती है यार तू तभी रूहानी का बोलती है यार तू मुझे पागल घोषित क्यों कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैं सच कह रही हूँ यार, मैं तेरे को बताती हूँ उसके साथ हुआ क्या था। स्मृति की जितनी भी पूरी कहानी रहती है वो परी को बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कि कैसे वो बचपन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता देती है। और 20 मिनट के बाद वो उसे बोलती है कि ये सब हुआ था। तभी स्मृति
तभी जो परी रहती है वो रूहानिका की सारी बात सुनते हुए उसको कहती है, देख स्मृति के बारे में मुझे ये सब चीज़ें ना कहानी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा यार। और चल ये तेरी मनगढ़ंत कहानी है, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तू वक्त के साथ ना यहाँ बैठे बैठे, जब से तेरा एक्सीडेंट हुआ है और तू एनजीओ को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तू बैठे बैठे ना कुछ भी कहानी सोच रही है। तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तू पागल हो गई है। तभी स्मृति जो रहती है वो सामने खड़ी रहती है और वो धीरे से बोलती है रूहानिका को कि तुम उसे बोलो कि ऐसा क्या करें जिससे तुम्हें ये पता चले कि स्मृति यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो यही बात वो उसे बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुझे ऐसा लगता है कि गलत है, तुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत गलत बोल रही हूँ, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा क्या करें जिसकी वजह से तुझे ऐसा लगे कि ये चीज़ें बिल्कुल सही है। तो उसे बोलती है ठीक है यार, बट देख मुझे क्यों नहीं दिखती है, पहले ये बता। तो वो कहती है कि यार वो फिर स्मृति की तरफ देख के बोलती है कि क्यों नहीं दिखती हो, मुझे क्या पता। तो वो उसे बोलती है कि तुम उसे जवाब दो, इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि तुम प्योर सोल नहीं हो। तो वो कहती है कि यार तुझे इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि तू प्योर सोल नहीं है। तो कहती है प्योर सोल का मतलब क्या होता है। तो वो कहती है कि प्यार में कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया जाता है, और तुमने अपनी मोहब्बत में धोखा दिया है। तुम्हारा पहले जो बॉयफ्रेंड था वो तुमसे इतना प्यार करता था, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ तुम गिफ्ट्स के लिए उसके पास रहती थी, और फिर तुमने उसे छोड़ दिया। तो ये प्योर सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। और ये चीज़ रूहानिका उसे बोलती है, तभी एकदम से वो दूर होके बोलती है, तुझे ये सब कैसे पता परी को। तो परी उसे बोलती है कि परी ऐसे बोलती है तो परी बोलती है कि तुझे ये सब कैसे पता। तो तभी रूहानिका कहती है मुझे स्मृति ने बताया। तो कहती है पागल है क्या, स्मृति कैसे बता सकती है यार, स्मृति स्मृति है ही नहीं। तो वो कहती है मैं बोल रही हूँ स्मृति है, मुझे ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी, ऑफ कोर्स मुझे स्मृति ने बताया है। तो कहती है अच्छा स्मृति यहाँ पर है। तो कहती है कि हाँ स्मृति यहाँ पर है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है स्मृति है तो यहाँ पर कुछ भी उठा कर दे, मुझे प्यास लग रही है, स्मृति को बोल मुझे पानी ला कर दे। तो रूहानिका बोलती है ठीक है। थोड़ी देर में क्या होता है कि एक गिलास जो होता है वो ट्रैवल करते हुए परी के सामने आता है, और परी वो एकदम से देख के उसको शॉक हो जाती है, कहती है ये अपने आप हवा में कैसे चल रहा है। तो कहती है हवा में नहीं चल रहा है, तूने स्मृति को बोला कि एक गिलास पर पानी उठा कर दे तो वो दे रही है। इस बात पे ये सुनने के बाद स्मृति का मतलब उसे थोड़ा सा तो अपीयरेंस समझ में आता है, लेकिन वो फिर भी हाँ नहीं भरती है किसी भी चीज़ के लिए। तभी वो कहती है अच्छा तूने ये सारी कहानी सुनाई तो तूने बताया कि तनिष्का है वगैरह है, तो अगर ये है तो हमें हमें इसके बारे में पता करना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है पता करो। और इस चक्कर में ना यहाँ से जो परी होती है वो थोड़ी देर में चली जाती है। परी के भी बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, उसके जो डैड थे परी के, वो भी उनका जो दोस्त रहते हैं, जो उसके डैड रहते परी के, वो जो उसके दोस्त रहते हैं, वो वहाँ पर ना एक जर्नलिस्ट का काम करते थे। पहले वो जर्नलिस्ट थे और उस ज़माने की जितने भी जर्नलिस्ट के बारे में था उनको पता था। तो उससे ना परी सब कुछ पता करती है। और 1 या 2 दिन के बाद परी के पास फ़ोन आता है, परी का फ़ोन आता है रूहानिका को, और रूहानिका बताती है कि यार तूने जो भी मुझे कहानी सुनाई वो सच्ची में सच है, और ये चीज़ें सच्ची में हुई है। तो वो कहती है कि मैंने तो उससे झूठ बोला ही नहीं था। तो वो कहती है तुझे पता है कि तनिष्का कहाँ पर है और क्या है। तो कहती है मुझे नहीं पता, स्मृति को पता है तनिष्का कहाँ पर है। तो तभी स्मृति बोलती है नहीं मुझे नहीं पता। तो तभी वो बोलती है अच्छा मैं तेरे घर आ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद जो हमारी यहाँ पर रहती है परी उसके घर आती है, और वो अपना लैपटॉप ओपन करती है। लैपटॉप से एक उस समय अब सोशल मीडियाज रहती है, सोशल मीडियाज के थ्रू वो तनिष्का का सब कुछ बताती है, और बताने के बाद बताती है कि तनिष्का आज यूएसए में है, और एक वो सबसे बड़ी एक क्या बोलते इंजीनियर है जिसका खुद का एक बिजनेस है। और बिजनेस के बाद उसने एक गर्ल को गोद लिया, और उसने अपनी लाइफ में कभी भी शादी नहीं करी। और उस लड़की का नाम तुझे पता है क्या है। तो वो कहती है कि क्या है। तो वो कहती है स्मृति है उस लड़की का नाम। और ये सारी चीज़ों से उसको ये प्रूफ होता है। परी भी अब ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है
कि ये है। और कहते हैं ना, मोहब्बत सच्ची हो तो सब कुछ है। ये बात जब स्मृति को पता चलती है तो स्मृति मुस्कुराने लगती है और उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। परी कहती है कि तुझे क्या हुआ तनिष्का को। रूहानिका को पूछती है कि तुझे क्या हुआ। रूहानिका बोलती है यार स्मृति रो रही है। तो वो कहती है कि स्मृति रो रही है, अच्छा ठीक है तू बात कर, मैं जाती हूँ। और यहाँ से वो चली जाती है। तभी वो उसे बोलती है तुम रो क्यों रही हो। तो वो उसे ये कहती है कि मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि तनिषा मुझसे सच्ची में दिल बहुत प्यार करती थी। उसने उसने शादी भी नहीं करी और उसने ये किया। मोहब्बत का दूसरा नाम मेरे लिए हमेशा से वही था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि उसने ये चीज़ करी। तो उसे बोलती है और थोड़ी देर के बाद रूहानिका बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी स्मृति कहती है रूहानिका अब वक्त आ चुका है, मैं तुम्हें एक चीज़ सच्चाई बताना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि अब क्या बचा है बताने के लिए। तो कहती है मुझे जाना होगा, मेरा और सफ़र तुम्हारा यहीं तक था। मैं तुम्हें यहाँ पर कैपेबल बनाने आई थी और ये कहानी सुनने के लिए अब तुम इतनी मैच्योर्ड थी, इसलिए मैंने ये तुम्हें कहानी सुनाई। पर प्रकृति का नियम है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती हूँ और मुझे नहीं रहना होगा। अब तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें भी तनिषा के जैसे बढ़ना पड़ेगा। मेरी लाइफ बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। मैं एक स्पिरिट हूँ, मैं एक सोल हूँ, मैं यहाँ पर एक आत्मा हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं कह सकती। प्रकृति के नियम के खिलाफ है हम दोनों का हमेशा से रहना। और मैं सेल्फिश नहीं बन सकती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारे साथ रहकर सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करूं। मोहब्बत मुझे करना तनिष्का ने सिखाई थी और मैं इसे इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में एक ऐसी लड़की को अपने जीवन में बुलाओ जो तुम्हें भी उतना प्यार करे, तुम्हें समझे और तुम्हारे साथ रहे। और मुझे अब जाना होगा, मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, मुझे अब जाना ही होगा। तभी रूहानिका बोलती है तो तुम कहाँ जाओगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो कहती है तभी तो स्मृति कहती है थोड़ा समय लगेगा बट हो जाएगा, तुम्हें जाना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, मुझे उन लड़कियों के पास जाना है जो आज भी तुम्हारी जैसी हैं, प्योर सोल हैं, जिन्हें कोई नहीं समझता है, जो हर कोई कहीं ना कहीं उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाता है और वो टॉर्चर होती हैं और वो अपने मन में ही मरने की भावनाएं लेकर आती हैं। मुझे उन सब लड़कियों को बचाना है क्योंकि मैं जब तक धरती पे रहूँगी, जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, तब तक मेरा यही काम है। पर मैं तुम्हारे साथ अटैच होकर हमेशा नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें मैंने इतने काबिल बनाया है चीज़ों के लिए, लेकिन जैसा मैंने तुमसे वादा किया है, जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी और जब भी तुम मुझे बुलाओगी, मैं बिना किसी भी मतलब के तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊँगी। लेकिन अब मुझे जाना होगा। और ये बोलकर यहाँ से स्मृति चली जाती है। रूहानिका उसे कुछ बोलती, उसको पूछती, उसे समझने की कोशिश करती, कुछ भी नहीं होती है। और एक वक्त इस तरीके से आ जाता है कि वहाँ बैठे बैठे रूहानिका इतना रोने लगती है, इतना रोने लगती है, इतना रोने लगती है। तभी वहाँ से परी आती है और परी उसे बोलती है कि क्या हो गया है। परी उसको समझाने की कोशिश करती है कि यार यही वो गलत नहीं है, वो तुम्हें सही बोल रही है। पर परी की भी वो बात नहीं मानती है। रूहानिका बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है। उसके बाद अब थोड़ा वक्त इसी तरीके से बीत जाता है और उसकी याद में एक गाना है जो अ, स्मृति के जाने पर रूहानिका को याद आता है और वो ये गाना है। तो फिर मुझको सता, तो फिर मुझको रुला, बादल बने ऐसी उठी
मुझको रुलाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ। भी तुमने दिए या फिर मुझको बताओ, इनको कैसे सहे, तो फिर आओ, मुझको सताओ, तो फिर आओ, मुझको रुलाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ। और ये जो गाना रहता है वो हमेशा से रूहानिका को याद आता है। अब इसी तरीके से कुछ समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है। अब रूहानिका को स्मृति के जाने की आदत हो गई है, लेकिन अभी भी रूहानिका यही गाना हमेशा से गाती है कि तो फिर आओ और मुझे हंसाओ और रुलाओ। कहते हैं ना कि जब आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हो, चाहे वो एक सोल क्यों ना हो, उसके जाने की भी कमी आपको रहती है। रूहानिका के लिए जो स्मृति थी वो उसके लिए सोल नहीं थी, वो उसके लिए वो फीलिंग्स थी, वो हर पल उसके लिए हमेशा रहती थी, उसको एक सही राह दिखाई। और अब यहाँ से स्मृति उसकी लाइफ से जा चुकी थी और वो हमेशा से उसके से जाने के लिए वो इसलिए बोलती थी क्योंकि प्रकृति का नियम है, एक आत्मा और एक इंसान का मिलन कभी नहीं हो सकता। और यही एक रीज़न था कि स्मृति उसको वेल डेवलप करके उसे एक अच्छा इंसान बना के उसकी ग्रोथ करके वो वहाँ से गई है। और आज भी रूहानिका हमें यही बताती है कि जब भी रूहानिका को स्मृति की ज़रूरत होती है तो वो उसकी मदद करने के लिए हमेशा आती है। जब भी वो अकेली रहती है और कश्मकश में रहती है कि क्या सही है क्या गलत है, वो स्मृति को याद करती है तो स्मृति उसको सही राह दिखाने के लिए आती है। और साथ ही साथ हमेशा से जो स्मृति रही है वो रूहानिका के लिए एक साहे की तरह तो रहती है, बट अब बस फ़र्क इतना है कि वो उसे दिखाई नहीं देती है। वो आज भी कहीं ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी मदद करने के लिए वो चली गई है। तो ये कहानी थी स्मृति की, कि कौन थी, कहाँ से आई थी और क्यों रूहानिका से मिली और क्यों वो रूहानिका को छोड़ के गई है। ये सारी चीज़ों का जवाब आपको अब मिल चुका है। ये स्टोरी बनाने के लिए मैंने 2 साल के बाद ये स्टोरी डाली है, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए कि रूहानिका आपको ये स्टोरी सुनाए। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर्स के नेम पूरे अलग हैं। ना तनिषा कैरेक्टर का नेम रियल है, ना सूरज रियल है, ना स्मृति रियल है, ना रूहानिका रियल है, ना परी रियल है। यहाँ पे नाम पूरे चेंज कर चुके हैं और ये एक रियल स्टोरी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। मैं इस स्टोरी से सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, मोहब्बत में ना बहुत प्योरिटी होती है। अगर उसको समझने की कोशिश करो तो यहाँ करो। यहाँ पे तनिषा ने अपनी मोहब्बत से इतना प्यार किया, बस उससे एक गलती हो गई थी कि ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी थी वो। उसे लगता था कि वो सब कुछ कर देगी और उसी की ओवर कॉन्फिडेंस में उसको भी ले डूबा, साथ ही साथ स्मृति को भी ले डूबा। उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से स्मृति ने अपनी जान खो बैठी, क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई मैं तो सब कुछ हैंडल कर लूँगी। और यहाँ पर वो स्मृति से इतना प्यार करती थी कि उसने अपनी स्मृति को भी खोया अपनी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, और साथ ही साथ अपने पिता से भी जुदा हो गई। और जुदा होने के बाद उसके डैड भी थोड़े टाइम के बाद चले गए। स्मृति से वो इतनी मोहब्बत करती थी कि तनिषा, कि उसने उससे जाते टाइम पे भी सिर्फ ये वादा किया कि तुम दूसरों का भला करो। लोग हमेशा से सेल्फिशनेस पे ये होते हैं कि जब जाते टाइम वो उसे ये बोलते कि भाई मैं तो जा रही हूँ,
यार तू मेरे लिए ये कर दे, तू मेरे लिए वो कर दे, तू मेरे लिए कर दे, तू ऑल टाइम मेरे साथ रह, तू मेरा ये भला कर, तू वो मेरा भला कर। ये सब तनिष्का ने कुछ नहीं किया था। तनिष्का ने स्मृति के बारे में सोचते हुए से ये बोला कि जीवन में और ऐसी लड़कियां होंगी जो भटक रही होंगी, जिनको बहुत कुछ दर्द होगा, तुम उनकी मदद करो। और आज स्मृति ने भी उसे अपना कर्तव्य समझा, और वो भी तनिष्का से इतना प्यार करती थी कि उसके दिए हुए वादे को कितने सालों से निभा रही है। और तनिष्का उससे इतनी मोहब्बत करती थी कि उसने कभी शादी नहीं करी, और एक बच्ची एक अडॉप्ट करी और उसका नाम स्मृति लिखा। तो मोहब्बत के लिए भी एक कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। रूहानिका की भी मोहब्बत यहाँ पे ना, मतलब आउट ऑफ द स्टैंडिंग थी, कि उसने भी जब स्मृति से प्यार किया तो उसने भी स्मृति से बेहद तरीके से बात प्यार किया। स्मृति ने जब प्यार किया तो उसने भी रूहानिका के साथ बहुत अच्छे से किया, उसकी डेवलप, उसका हर एक चीज़ ध्यान रखा। रूहानिका ने भी अपनी मोहब्बत बहुत अच्छे से निभाई, और जब स्मृति उसकी लाइफ से चली गई तो उसने भी उसके वादे को ध्यान रखा। और साथ ही साथ स्मृति भी रूहानिका भी स्मृति से इतना प्यार करती है कि उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए आज वो एनजीओ सपोर्ट कर रही है और हर उस इंसान को बचा रही है। तो मोहब्बत में ना हर टाइम लेना नहीं होता, देना भी होता है। और यही एक स्टोरी है। अब आप में से कुछ लोग इसको रियल समझो या इसको फ्रिक्शन समझो, या इसे सिर्फ एक स्टोरी समझो, ये आपकी हेडेक है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो कर्तव्य था कि स्टोरी आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग इस स्टोरी का वेट कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप समझो। तो प्यार बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, सही इंसान से करो तो जन्नत है, और अगर गलत इंसान से करो तो बर्बादी है। अब आप ये डिसाइड करिए कि मोहब्बत में सिर्फ लेना है या कभी देना भी होता है। ये सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। मिलते हैं अगली कुछ नई स्टोरी से जो कुछ अलग लेकर आए। तब तक के लिए बाय बाय।